हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस में। और आज है 19th ऑफ जुलाई और देखते हुए चलेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज की डेट में आपके लिए कवर अप करने वाले हैं। पर सबसे पहले मॉर्निंग मोटिवेशन से करते हैं दिन की शुरुआत। और कहा जा रहा है, डू नॉट गिव योर पास्ट द पावर टू डिफाइन योर फ्यूचर। पास्ट में करी हुई चीज़ें आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर दिन एक नया स्टार्ट होता है आपके लिए, और उसी नए स्टार्ट को नई अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है जिसको आपको अकम्प्लिश करनी है अपने डिफाइंड सेट ऑफ एक्शन से, जिसके साथ आप जो है अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सकते हो। तो भाई अगर हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है तो पास्ट में चाहे जैसा भी जो भी हमारा रिकॉर्ड रहा हो वो हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं रखता है। ओके, तो इसी मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं दिन की। 19 जुलाई है आज की तारीख। सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से सेशन चलने वाला है। राइट, तो रिवीजन करेंगे प्रीवियस सेशन में जो कुछ भी पढ़ा है, हेडलाइंस को उसके रिवाइज करते हुए चलेंगे। उसके बाद आज की यानी कि 19 तारीख की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को उनको देखेंगे। स्टैटिक जी के यदि कोई इससे रिलेट कर पाएंगे तो वो करेंगे। और फिर इन्हीं न्यूज़ के बीच में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो मे भी आपके लिए न्यू रहेंगे, मे भी आपके लिए जो है रिवीजन रहेंगे, तो वो हम लोग देखते हुए ऑफकोर्स चलेंगे। ओके, तो भाई करंट अफेयर्स का डेली तड़का स्टार्ट करते हैं। और 19 जुलाई तारीख है, देखते हैं क्या क्या हमने सबसे पहले पिछले सेशन में पढ़ा। तो हमने सबसे पहले देखा कि वाराणसी, यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पहला ऐसा सिटी है वाराणसी जिसको अपना सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी डिक्लेयर की। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वाराणसी को एक ये पहली सिटी रही जिसको अपनी कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की। फिर पीवी सिंधु ने जीता सिंगापुर ओपन का खिताब। पीवी सिंधु ने हाल ही में सिंगापुर का ओपन का खिताब जीता। और किसने जो है ये किसको हराया, इन्होंने कहाँ से थी, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है उत्तराखंड के, इन्होंने EFIR सर्विस और पुलिस ऐप इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया। फिर यहाँ पर भाजपा के बीजेपी ने नामित किया है वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए हमारे यहाँ से जगदीप धनखड़ को। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेलिवेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। और इसके बाद प्रेसिडेंशियल के लिए ऑफकोर्स हम पहले ही जानते थे कि बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे से गई हैं। संथाली ट्राइब के बारे में हमने कल देखा था, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखी थी। और जगदीप धनखड़ क्या क्या पोस्ट अपना जो है पे रहे हैं, कौन कौन सी पोस्ट इन्होंने संभाली, और प्रेजेंट में ये गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, कौन से नंबर के गवर्नर थे, वो सब भी हम लोगों ने कल के सेशन में देखा था। प्लस अपोजिशन से जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ी हुई हैं उनके बारे में भी हमने फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़े थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि केरल ऐसा पहला राज्य हुआ है जिसने खुद की इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की है जिसको आप के फोन नाम से जानते हैं। राइट, तो ये पहले भी आया था पर अब इसको फाइनली शुरुआत की जा रही है। और केरल ऐसा पहला राज्य होने वाला है जो अपना खुद का यहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं देगा। भारत सरकार ने लॉन्च किया है एक शुभांकर जिसका नाम होता है जागृति। क्या? एक शुभांकर जिसका नाम होता है जागृति, जो यहाँ पर क्या करेगा, जो यहाँ पर उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और उन्हें जागरूक करने का काम करेगी ये शुभांकर। और जागो ग्राहक जागो के मोटो के साथ यहाँ पर ये जो है मैस्कॉट शुभांकर लॉन्च किया भारत सरकार ने। राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A लॉन्च किया है। ये एक तरीके का आपका स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये याद रखना। ये पूछा जाता है कि क्या चीज़ है, और इसका नाम रहेगा दूनागिरी। क्या नाम रहेगा इसका? दूनागिरी इसका नाम रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारे फैक्चुअल पॉइंट पढ़े। और उसके बाद लास्ट में देखा कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। कौन थे नेल्सन मंडेला, कहाँ से थे, और इनको कब शांति पुरस्कार मिला, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ओके, तो आज की फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है INS यहाँ पर सिंधु ध्वज। ठीक है, तो कहा जा रहा है INS सिंधु ध्वज ये यहाँ पर देश में 35 साल की सेवा देने के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया। तो जब हम बात करते हैं INS सिंधु ध्वज की, तो ये आपकी इंडियन नेवल शिप थी जिसने 35 साल तक अपनी सर्विसेज नेवी पर दी, अपनी सेवाएं यहाँ पर नौसेना को दी। और उसके बाद ये क्या कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। इससे क्या क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हुए चलते हैं। तो INS सिंधु ध्वज की बात करें तो भैया इन्होंने गुड बाय कहा, बिडड्यू यानी कि गुड बाय कहा था 35 साल की सर्विसेज देने के बाद। इसमें अगर बात करते हैं तो इस पूरे इवेंट के चीफ गेस्ट थे यहाँ पर वाइस एडमायरल विश्वजीत दास गुप्ता जो फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के।
ठीक है, क्या है, फ्लैग ऑफिसर कमांड इन चीफ है पूर्वी नौसेना कमांड के, जो इस समारोह के मुख्य अतिथि भी रहे थे। सिंधु ध्वज, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये फ्लैग बियरर है, मतलब इसका मीनिंग बताया गया और कहा गया है कि ये यहाँ पर आत्मनिर्भरता, इंडिजीनियसाइजेशन की बात करता है और एफर्ट, आत्मनिर्भरता की ओर जो है चीज़ें बताता है। और साथ ही साथ कहा गया है कि नौसेना ने अपनी यात्रा के दौरान रूस निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी, ये आपकी एक तरीके की है, तो ये क्या है, ये रशियन बिल्ट एक पनडुब्बी है जिसका नाम है सिंधु घोष, और ये जो है अपनी जर्नी जो है इसी के जो है बेसिकली इसी के बेसिस पे अपनी यात्रा जो है करता है, या इसी के एक तरीके से देखते हुए बनाया गया है। जो आपकी रशियन बिल्ट शिप है, पनडुब्बी है, इसी के तरीके से इसको बनाया गया है और आत्मनिर्भरता को आगे ले जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली जो जो यहाँ पर मिशन है कुछ उनके बारे में कहा गया है कि इन सब मिशन में भी इसका पार्टिसिपेशन रहा है। ठीक है, कहा गया स्वदेशी सोनार उशूस, स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुक्मणी और जलत्वीय नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी टारपीडो अग्नि नियंत्रण प्रणाली के संचालन सहित उसके क्रेडिट के पास, यानी कि उसी के लिए इसको लाया गया है, यानी कि उसके लिए इन्हीं सब मिशन के लिए INS सिंधु ध्वज ने कार्य किया। तो भाई आपको मेनली इसका नाम याद रखना है और कुछ नहीं, नाम याद रखना और थोड़ा सा इंटरनल पॉइंट्स जो चीफ गेस्ट वगैरह कौन है क्या है वो सब चीज़ें हमें देखने हुए चलनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए नेवी की, यानी कि नौसेना की, यानी कि इंडियन नेवी की, तो हमारे यहाँ नेवी डे कब मनाया जाता है? तो हमारे यहाँ नेवी डे 4 दिसंबर को हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अगर आपको याद हो ऑपरेशन त्रिदंत आया था। क्या आया था? ऑपरेशन त्रिदंत आया था आपके यहाँ। और अगर हम बात करते हैं इंडो पाक वॉर की, ठीक है, इंडो पाक वॉर की, तो उस समय चल रहा था 1971 इंडो पाक वॉर, जब कराची पोर्ट में यहाँ पर भारतीय सेना ने हमला किया था, और उसी के बाद इसी ऑपरेशन त्रिदंत के सक्सेसफुल होने से 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेवी डे। ठीक है, अब अगर आपसे बात करी जाए नेवी चीफ की, तो इस टाइम के कौन है हमारे यहाँ के नेवी चीफ? इस टाइम के कौन है? तो यहाँ पर आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार है जो आपके नेवी चीफ यहाँ पर बने हुए हैं। क्लियर है? अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं और क्या कहा जा रहा है, सारे पॉइंट्स देखते हुए चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर और क्या क्या न्यूज़ थी? यहाँ पर कहा जा रहा है अभी लेटेस्ट में दूनागिरी इसको लॉन्च किया गया, राइट। प्रोजेक्ट 17 ने नाम का स्टेल्थ फ्रिगेट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और कहा गया है बेसिकली कि ये जो दूनागिरी है इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई है, राइट। पूछा जा रहा है कि ये जो दूनागिरी है इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये कहा जा रहा है। तो क्या आंसर होगा? ठीक है, ऑलरेडी कल हम इस चीज़ को पढ़ा चुके हैं। तो इसको हुगली नदी से लॉन्च किया गया। कहाँ से? हुगली नदी। और अगर आप हुगली नदी के किनारे पूछा जाए कौन सा यहाँ पर सिटी बसी है हुगली नदी के किनारे, तो ये आपकी नदी होती है कैलकटा, राइट। ये आपकी कैलकटा नदी होती है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हुगली, कभी कभी इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कौन सी नदी पर इसको लॉन्च किया गया, या किस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे जो शहर बसा होता है उसका नाम आप बताएं जहाँ पर प्रोजेक्ट 17 है यानी कि दूनागिरी को लॉन्च किया गया था। इसके बारे में हमने काफ़ी एक पॉइंट कल की न्यूज़ में बताई थी, GRSE ने इसको बनाया था, और काफ़ी चीज़ें देखी थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पर देखते हैं कि मई 2022 में INS गोमती को भी डिकमीशन किया गया है ना। तो यहाँ पर आपके लिए एक इंडियन नेवल शिप थी जिसका नाम था INS गोमती, इसको भी भैया यहाँ पर कार्य मुक्त करा गया है। और कहा जा रहा है कहाँ से इसकी कार्य मुक्त की, जो बेसिकली कहा जाए ये कहाँ से चला है। ठीक है, INS इंडियन नेवल शिप गोमती की बात हो रही है, कहाँ से ये पूरा आपका डिकमीशनिंग हुई है। तो ये बेसिकली इसको यहाँ पर नेवल डॉकयार्ड होता है मुंबई में, जहाँ से इसकी डीकमीशनिंग करी गई है सुदीप मलिक द्वारा, राइट। कहाँ से? मुंबई से इसकी डीकमीशनिंग की गई है, और उसका नाम रहता है INS गोमती, राइट। तो इसकी भी डीकमीशनिंग आपकी लेटेस्ट में की गई थी। ठीक है, ये भी आपका पढ़ाया हुआ है सेशन में। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड डायरेक्टरी मॉडर्न मिलिट्री। तो आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका में भारत की रैंक क्या है, जिसने 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। तो 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जारी की है,
जिसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ की जो इंडियन एयर फोर्स है इसकी रैंक क्या होती है। टॉप इसमें यूएस में किया था, पर जब हम पर्टिकुलरली भारतीय यहाँ पर एयर फोर्स की बात करते हैं तो हम थर्ड स्थान पर थे। हम कौन से प्लेस पे थे? थर्ड, तीसरे स्थान पर हम स्टैंड होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, 8 अक्टूबर 1932 को अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इंडियन जो है एयर फोर्स की स्थापना कर दी गई थी। आगे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि राजनाथ सिंह जी ने निम्नलिखित में से किस हिमालयी राज्य के लिए विशेष रूप से एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने का प्रस्ताव किया है। तो जब हिमालयी राज्य है तो वो एक ही यहाँ पर दिख रहा है और वो है उत्तराखंड, ठीक है। तो भाई यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि यहाँ पर डिफेंस स्टेट बनाया जाएगा, ठीक है, डिफेंस स्टेट बनाया जाएगा। और इसको कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये एक तरीके का आपका नया जो है जो डिफेंस स्टेट है, इसको पूरा का पूरा आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। क्लियर है? कहाँ? उत्तराखंड में ये आपको देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड आपका वही राज्य है जिसने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बोला है, क्या कहा है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल्स पे लाएंगे, है ना। और ये करने वाला पहला राज्य आपका भी उत्तराखंड रहने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मैंगो महोत्सव मनाया हमारे यहाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी मैंगो महोत्सव मनाया गया। और इसके अंतर्गत लखनऊ में ये पूरा इवेंट हुआ था 2022 का। और इसके अंतर्गत जो मैंगोस थे उनको टैग दिया गया था और क्या करा गया था? काकोरी मैंगो इनको नाम दिया गया था। काकोरी मैंगो कहाँ से आता है? वही 9 अगस्त 1925 वाला काकोरी जो आपका ट्रेन एक्शन, जिसका नाम चेंज होकर काकोरी षड्यंत्र काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसमें आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने एक ट्रेन लूट करी थी, जिसमें आपके अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे लोग थे। और उसके बाद ये आज़ादी के लूट हुई थी। इसका नाम लेटेस्ट में चेंज होकर काकोरी षड्यंत्र से काकोरी आपका ट्रेन एक्शन रहा था। और इसी को याद करते हुए काकोरी आम यानी कि काकोरी मैंगो, इन मैंगोस को टैग दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑफ कोर्स बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी यहाँ पर आया, कल हमने इसकी पूरी डिटेल पढ़ी थी और एमसीक्यूज में ही पढ़ी थी। और उसके बाद यहाँ का 594 किलोमीटर वाला गंगा एक्सप्रेस वे है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। प्लस यहाँ पर 13 एक्सप्रेस वे वाला भी राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही बन गया, जहाँ पर 13 एक्सप्रेस वे आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। क्लियर है? यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमारे यहाँ से हुए थे, जो कि हमने पीछे पढ़ा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मणिपुर के जो गवर्नर हैं, ठीक है, अब आप ऑफकोर्स तो धनखड़ जी जब वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए गए हैं तो अपनी पोस्ट वहाँ से छोड़ देंगे, तो वेस्ट बंगाल में फिर कौन गवर्नर रहेगा? तो वही चीज़ आ रही है कि अभी लेटेस्ट में ये आ रहा है कि मणिपुर के राज्यपाल हैं जो ला गणेशन इनका नाम है, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया। अतिरिक्त प्रभार यानी कि अपनी पोस्ट तो ये नहीं छोड़ेंगे, प्लस एक एडिशनल चार्ज इनको दे दिया गया जाएगा। अभी ऑफिशियली अतिरिक्त प्रभार का मतलब होता है कि कभी कभी हो सकता है इन्हें ही अपॉइंट कर दिया जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई और इनकी जगह पे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट ले जाता है उसी चीज़ का जिस चीज़ के लिए अतिरिक्त प्रभार ये अपना रहे हैं, ठीक है। तो मणिपुर गवर्नर ऑल इन ऑल हमें ये याद रखना है कि ला गणेशन जो ऑफकोर्स मणिपुर के राज्यपाल ऑलरेडी हैं, अब ये अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में। अब ये हुआ क्यों है? हम ऑफकोर्स बता चुके हैं अभी कि रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर रेजिग्नेशन लिया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का, क्योंकि इनका नॉमिनेशन गया है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में नेशनल डेमोक्रेटिक एनडीए की तरफ से, राइट। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी का नॉमिनेशन गया है वाइस प्रेसिडेंट, इस वजह से अब ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दे देंगे। और साथ ही साथ अब इनकी जगह पर जो पश्चिम बंगाल के यहाँ पर राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालेंगे वो रहेंगे ला गणेशन। और आपको ये भी याद रखना है कि ऑलरेडी कहाँ के राज्यपाल हैं? ऑलरेडी ये आपके राज्यपाल होते हैं इसके ऑफकोर्स मणिपुर के। क्लियर है? ओके, तो वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़े से स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। अभी यहाँ से भैया, यहाँ से अगर आपसे बात की जाए तो सौरव गांगुली को ब्रिटिश आपकी सरकार ने क्या किया था? सम्मानित किया था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सौरव गांगुली जी को अवार्ड दिया गया था यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा। एक्चुअली नेटवेस्ट की 20वीं एक तरीके की यहाँ पर एनिवर्सरी रही थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको पुरस्कृत किया था, सम्मान किया था, राइट, ठीक है। ओके, तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको गोरुमारा नेशनल पार्क भी दिखता है।
ठीक है। क्या होता है, गोरुमारा नेशनल पार्क भी आपको दिखता है। फिर यहाँ पर आपको बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो आपका राजकीय पशु होता है, राजकीय पशु होता है, स्टेट एनिमल होता है, उसका पहली बार सेंसस भी इस बार जनगणना भी जारी की गई है। अभी उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कैपिटल कोलकाता होती है, जो कि आपकी हुगली नदी के किनारे बसी है। क्योंकि अगर वो न्यूज़ आ गई आपके लिए अभी INS वाली, तो वहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हुगली के किनारे डिकमिशनिंग हुई है और इसके किनारे कौन सा शहर बसता है, ठीक है। एंड CM ऑफ कोर्स आपको पता है ममता बनर्जी रहती है, और इन्होंने अभी डिक्लेरेशन भी किया था कि यहाँ पे जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके वाइस चांसलर अब गवर्नर ना होकर चीफ मिनिस्टर रहेंगी। ये डिक्लेरेशन इन्हीं का था, ठीक है। लोकसभा की बात करें तो 42 सीट्स के साथ यहाँ पर, और राज्यसभा की 16 सीटें होती हैं। और फिर अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से ये सिर्फ चौथे स्थान पर आता है। टॉप में तो यूपी रहता है, और जनसंख्या के स्थान पर ये 4th प्लेस पर आपको देखने को मिलता है। साक्षरता यहाँ की ज़्यादा नहीं होती, 77% के आसपास की लिटरेसी होती है, 77.08% के आसपास की लिटरेसी होती है। पर यहाँ पर अगर हम लिंग अनुपात देख लें या सेक्स रेशियो देख लें तो वो कितना रहता है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ से लिंग अनुपात जो है वो 947/1000 यहाँ का लिंग अनुपात देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ का जो पशु होता है, ये ध्यान देना, यहाँ का जो राजकीय पशु होता है जिसको आप कहते हैं फिशिंग कैट, इसकी पहली बार सेंसस हो रही है, ठीक है। कहाँ पर हो रही है, चिल्का झील में इसकी फर्स्ट टाइम सेंसस हो रही है, जो उड़ीसा में होता है। लेकिन ये कहाँ की राजकीय पशु होता है, ये होता है वेस्ट बंगाल का, क्लियर है। फिर यहाँ पर आपका एक तरीके का डांस फॉर्म बहुत फेमस होता है जिसको छाऊ नृत्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ का लोक नृत्य होता है छाऊ नृत्य, जो यहाँ का फेमस रहता है। फिर यहाँ पर आपकी आइलिश नाम की मछली होती है। पक्षी होता है आपका व्हाइट थ्रोट वाला किंगफिशर, जो यहाँ का राजकीय पक्षी होता है। यहाँ पर फूल आपका जैस्मिन कहलाता है, और वृक्ष आपका चाटिम वृक्ष, वो वृक्ष होता है जो यहाँ का स्टेट ट्री रहता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपका सबसे पुरानी सबसे बड़ी रामसर साइट यानी कि सुंदरबन आर्द्र भूमि भी आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलेगी, जो आपकी सबसे बड़ी रामसर साइट कहलाती है, ठीक है। एंड चिल्का झील आपकी सबसे पुरानी रामसर साइट कहलाती है, ठीक। तो अब यहाँ पर कुछ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे ही देखते हुए चलते हैं। तो भाई 2022 का ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है, ये कौन सा वाला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। ये कौन सा वाला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, 12th 14th 15th या 16th। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो आपका इलेक्शन होता है वो सबसे पहले किस आर्टिकल में आता है संविधान के, तो आर्टिकल 56 सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत ये आपका दिया जाता है। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर हमेशा 5 साल का होता है, ये इस आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है। अब अगर बात की जाए तो इस बार 2022 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे वो 16, कहीं कहीं आपको 15 और 14 भी दिखेगा, बट राइट आपका आंसर होता है 16वें। तो ये आपके 16th नंबर के 16वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रहेंगे जो आपका देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉमिनी कौन कौन है अभी आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर किसको वोट कर, यानी कि कौन वोट कर सकता है, इलेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसके पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करे। क्या ये प्रधानमंत्री के पास पावर होती है, केवल लोकसभा के सदस्यों के पास पावर होती है, केवल राज्यसभा के सदस्यों के पास पावर होती है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो आपका जो है अगर बात की जाए यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर आपका रहता है बिल्कुल ये आपका और कोई भी नहीं होता है ना, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि केवल किसी भी पर्सन के पास ये पावर नहीं रहती है। 5 साल के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पर इनको इलेक्टोरल जो है बनाया जाता है, पूरा का पूरा सिलेक्टेड बैच होता है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो पार्लियामेंट जो MPs होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा के, उसके इलेक्टेड मेंबर्स भी यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेशन मेंबर्स भी होते हैं, और जिसमें NCT दिल्ली और पौंडीचेरी के इंक्लूड किए जाते हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर इलेक्ट कर सकते हैं, आपके राष्ट्रपति के लिए मतदान दे सकते हैं। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई पर्टिकुलर नहीं होता, ये इलेक्टेड मेंबर्स का पूरा एक गुट रहता है, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये
ये आपका सबसे पहले जो क्वालिफिकेशंस होते हैं कि आपके राष्ट्रपति के, वो आर्टिकल 58 में दिए जाते हैं। ठीक है, आपके संविधान के आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दिए जाते हैं और कहा जाता है वही कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपकी इनकी एज 35 साल के कम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर लोकसभा के यहाँ पर क्वालिफाइड मेंबर के रूप में भी आपको होने चाहिए, और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं करने चाहिए भारत यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन इलेक्ट करता है, तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स, दोनों के एमपी यहाँ पर वोट डालते हैं। प्लस यहाँ पर जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी के एनसीटीज भी आपके आएंगे, वो भी इसके अंतर्गत वोटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 14th प्रेसिडेंट आपके कौन थे इंडिया के, है ना। 14th आपके राष्ट्रपति कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन के क्वेश्चन जा रहे हैं, कौन है यहाँ पर थे या फिर कौन है इस टाइम। तो इस टाइम आपके रामनाथ कोविंद जी की अगर बात की जाए तो ये आपके 14th और करंट प्रेसिडेंट हैं, जो यहाँ पर 25 जुलाई 2017 से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। कब से? 25 जुलाई 2017 से अपना ये कार्यभार संभाल रहे हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको इनके बारे में इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म आपका उत्तर प्रदेश के ही पौरुख के साइड हुआ था। पौरुख एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में 1945 में। क्लियर है। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले ये आपके कौन, रामनाथ कोविंद जी आपके 26वें गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार के। ठीक है, ये क्या रह चुके हैं, 26th गवर्नर भी ये आपके बिहार के रह चुके हैं। वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने किस उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा की तरफ से कौन सा कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है। तो आपको ये बात पता होगी कि कौन है यहाँ पर, कल मैंने इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया था। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं जो इस बार हो रहे हैं, इसमें भाजपा की तरफ से यानी कि जो खड़ी हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, और अगर बन जाती हैं तो पहली ट्राइबल महिला हो जाएंगी जो आपकी प्रेसिडेंट के रूप में दिखेंगी। अभी तो इलेक्शन होगा। और अगर आपसे पूछा जाए ऑपोजिशन की तरफ से कौन है एज अ प्रेसिडेंट, ऑपोजिशन की तरफ से कौन है एज अ प्रेसिडेंट, तो ये आपके रहते हैं यशवंत सिन्हा। कौन रहते हैं? यशवंत सिन्हा। ठीक है, अगर आप यशवंत सिन्हा की बात करें तो ये ऑपोजिशन की तरफ से यहाँ पर रहते हैं, और ये आपके बेसिकली पूर्व में एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय भी देख चुके हैं। किनके बारे में बता रहे हैं? यशवंत सिन्हा जी के बारे में बता रहे हैं। फाइनेंस मंत्रालय भी ये देख चुके हैं, और साथ ही साथ राज्यसभा आपके ये मेंबर भी रहे हैं। और अगर द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो भाई सबसे पहले ये 9th गवर्नर थी। कहाँ की? द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो 9वीं गवर्नर ये थी आपकी झारखंड की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है संथाली ट्राइब, जिसके पास से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में कल हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी कि यहाँ पर कौन सा फेमस डांस फॉर्म है जो ये प्रैक्टिस करते हैं, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये किस देश में आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी। और अगर हम स्टेट्स में बात करें तो किस स्टेट में आपको सबसे ज़्यादा ये जनजाति देखने को मिलेगी। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं इनके बारे में। तो ये आपकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वो इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अगर पूछा जाए कि ऑपोजिशन से कौन कैंडिडेट है, हमारी तरफ से जगदीप धनखड़ है, और यानी कि जो एनडीए यानी कि भाजपा की तरफ से जगदीप धनखड़ है, और ऑपोजिशन की तरफ से मार्गरेट एल्वा। और इनके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसने ना देखा हो जाकर देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है कि यहाँ पर एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप आया है। ठीक है, क्या आया है? एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप, और साथ ही साथ आप यहाँ पढ़ सकते हैं फ्यूलिंग इंडिया। ठीक है, इसको भी यहाँ पर लाया गया है, और इसको लॉन्च किया है एमएसएमई मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। यहाँ पर एमएसएमई मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। एंड एमएसएमई मंत्री ऑफ कोर्स आपके नारायण राणे होते हैं, जिन्होंने मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को आपके यहाँ लॉन्च किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भाई इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि माइक्रो, हिंदी में भी आगे दिया गया है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से मंत्री हैं जिनका नाम होता है नारायण
नारायण राणे, इन्होंने अभी लेटेस्ट में रेपोज पे, ये एक तरीके का मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म है, और फाइजिटल, अभी इसके बारे यहाँ पर फाइजिटल एक तरीके का फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो इसको फ्यूलिंग इंडिया 2022 एक इवेंट हुआ था मुंबई में, जिसके अंतर्गत ये लॉन्चिंग हुई। फ्यूलिंग इंडिया 2022 डायरेक्ट इवेंट का नाम दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मंत्रालय ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया या किधर से लॉन्च किया, तो मुंबई से इसको लॉन्च किया। अब रिपोज पे ये किस बारे में बात करता है, तो यहाँ पर ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी इंसान एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल यहाँ पर ऐप के जरिए जो है ऑर्डर कर सकता है, और अपने व्हीकल्स को, मोबाइल यानी कि जो एक जगह से जो दूसरी जगह पोर्टेबल हो, है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल ऐप होता है, इसके जरिए ऑर्डर कर सकता है और साथ ही साथ अपने व्हीकल्स को चार्ज कर सकता है। रेपोज पे ये एक तरीके का फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो नई तरीके के यहाँ पर क्लीन एनर्जी के लिए कैसे लोग जागरूक हों, कैसे उसको अपनाएं, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो इजी बना देगा क्लीन एनर्जी का यूसेज, राइट। फिर फाइजाइटल क्या है, फाइजाइटल एक तरीके का फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्रेडिट देने की बात कर रहा है, यानी कि कहा जा रहा है बाय नाउ पे लेटर टेक्नोलॉजी है ना, बाय नाउ यानी कि अभी खरीदें और बाद में पे करें, तो कंज्यूमर्स को जिससे फाइनेंशियली भी उनके यहाँ पर हर्डल ना हो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अडेप्ट करने में, इसके लिए ये यहाँ पर इसको लाया गया है। और ये बेसिकली कहा जा रहा है इसी के इन्हीं MSMEs का इनिशिएटिव है, सीड फंड जो इसके अंतर्गत क्रिएट किया जाएगा, और यहाँ पर देखा जाएगा कि 6 महीने में कैसे यहाँ पर क्या रिकॉर्ड रहा है कि कैसे लोगों ने इन्हीं वेज को अपनाया है, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे अपनाया है, और कैसे इन वेज को अपना के छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं जो आपके पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में फ्यूलिंग इंडिया 2022 एक कार्यक्रम रहा था, जिसमें रेपो पे एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म और फाइजाइटल ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। फिनटेक क्या मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और ऑफ कोर्स जैसे कि हमने बताया रेपो पे का यूज बताया, और फिनटेक का यानी कि फाइ डिजिटल ये क्या करेगा कि आपको क्रेडिट में आपको ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मिल जाएगी कि आप अभी बाय करें और पे लेटर करें, इस बारे में बात कही जा रही है। ऑफ कोर्स ये सब वो इनिशिएटिव हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने देश में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ पॉल्यूशन, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और कम से कम पॉल्यूशन यहाँ पर प्रदूषण फैलेगा, राइट। अब हम इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब बात करें ना, तो इन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपकी यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक योजना लाया। क्या लाए हैं? केंद्र सरकार एक योजना लाए हैं, और इस योजना का नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना होती है जिसका नाम होता है फेम। क्या नाम होता है? फेम योजना इसका नाम होता है, याद रखना क्या नाम होता है, फेम योजना इसका नाम होता है। तो जब हम इसके बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो आपका होता है ये होता है, यहाँ पर फेज 2 भी इसका लॉन्च किया गया था, है ना, 10,000 करोड़ में फेज 2 भी इसका लॉन्च किया गया था। फास्टर एडेप्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। क्या होता है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या होता है? हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके बारे में बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर हाइब्रिड यानी कि ऐसे व्हीकल्स जो फ्यूल और आपके इलेक्ट्रिक दोनों पे चलें, और इसी के लिए फेम योजना लाई गई है। और भाई बेसिकली कहा जा रहा था कि इस योजना का एक्सटेंशन भी करा गया है, और ये योजना ही आपके लिए वो योजना होती है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार कहती है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ बढ़ावा दें। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है बेसिकली कि बोला जा रहा है ई नाम प्लेटफॉर्म। किसने लेटेस्ट में ई नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ना। तो ये बेसिकली ई नाम का अगर आप मतलब समझेंगे तो मंत्रालय भी यहाँ पर बताना कुछ टफ नहीं है ना। तो जब हम ई नाम की बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर यहाँ पर मार्केट इसका नाम रहता है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसका नाम रहता है, जिसको आप ई नाम कहते हो। और इसके लिए कहा जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है, और ये लॉन्चिंग किसने की है? तो ऑफकोर्स जब आप कह रहे हो कि कृषि से रिलेटेड है, तो ये आपके नन अदर देन कृषि मंत्री होते हैं, जिनका नाम होता है यहाँ पर आपके
यहाँ पर जो नाम होता है ये होता है आपके नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो आपका जो ये ई नाम प्लेटफॉर्म है ये लेटेस्ट में अभी न्यूज़ में रहा था, और यहाँ पर बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म अंडर ई नाम कहा गया है इसको। यहाँ पर आपके कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री होते हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये बेसिकली इसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स नाम होता है, खाली ई नाम प्लेटफॉर्म मत रखिएगा, इसका नाम एक्चुअली होता है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना, ये नाम होता है। और ये बेसिकली आपका ई नाम के अंतर्गत ही लाया गया है और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। बेसिकली एक हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस रही थी बेंगलोर में। क्या कॉन्फ्रेंस रही थी? हॉर्टिकल्चर यहाँ पर आपकी बेसिकली मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस रही थी, और ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस रही थी ये आपकी बेंगलुरु में रही थी, और यहीं पर ये सारे डिक्लेरेशंस हुए थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी के अंतर्गत ये कहा गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म है इसको किसके थ्रू चलाया जाएगा? ई नाम ऐप के थ्रू इसको चलाया जाएगा। ठीक है, कुछ और मिनिस्टर्स हैं जिनके नाम आप देखोगे, जैसे कि नाम आता है पुरुषोत्तम रूपाला का। किनका नाम आता है? पुरुषोत्तम रूपाला का। ये भी आपका मंत्रालय संभाल रहे हैं, और ये आपका मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय इनके पास है। क्या है आपका इनका मंत्रालय? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरिंग मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, ये कुछ मंत्रालय हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपति कुमार पारस ये कौन है? ठीक है, पशुपति कुमार पारस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री हैं इस टाइम के आपके। ठीक है, क्या है ये? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं ये आपके इस टाइम के, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। प्लस महेंद्र नाथ पांडे, ये कहाँ से हैं भाई? चंदौली उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हैं, और ये आपके इस वक्त के हैवी भारी उद्योग मंत्री हैं। क्या होते हैं? भारी उद्योग मंत्रालय भी देख रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो ये मंत्रालय सभी के आपके दिए गए हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपको देखने को मिलता है। एक यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफाइड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको आप UIDAI के नाम से जानते हो, इन्होंने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, है ना, चेहरा प्रमाणीकरण के लिए एक नया ऐप लाया गया है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो ये आपका बेसिकली UIDAI द्वारा ये लाया गया है, और इस ऐप का नाम आपके क्या होता है? उस ऐप का नाम लेटेस्ट में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इसको लॉन्च किया गया है, और आधार फेस RD या आधार फेस रीड, आधार फेस RD ये इसका नाम होता है, जो बेसिकली बात करेगा कि फेस से आपके यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा, यानी कि फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है आधार कार्ड होल्डर्स को, और बेसिकली आप ये आपको डायरेक्ट इनके यहाँ पर फेस से भी पहचाना जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आधार फेस RD यहाँ पर इसका आपका नाम होता है। इसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, वही क्वेश्चन है थोड़ा पलट के है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म के अंतर्गत क्या चीज़ लॉन्च की है? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, इसकी लॉन्चिंग यहाँ पर करी गई है। पीछे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नास्कॉम फाउंडेशन ने कहा है कि यहाँ पर महिलाओं को जो महिला किसान होती हैं उनको जो है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए हेल्प किया जाएगा, और जिसके लिए इन्होंने डिजीवानी कॉल सेंटर नाम का एक कंपनी से एक कुछ सेटअप किया है, जिसके थ्रू जो महिला किसान हैं इनको अपना छोटे स्केल में अगर बिजनेस सेटअप करना है उसके लिए मदद मिलेगी। और इसके लिए अगर आपसे बोला जाए तो नास्कॉम ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इसके लिए अगर बोला जाए तो नास्कॉम ने किसके साथ ये पार्टनरशिप की है ये बोला जा रहा है। डिजीवानी कॉल सेंटर, ये आपका महिला फार्मर्स को मदद करने के लिए इसको लाया गया है, और इसके लिए नास्कॉम ने गूगल के साथ ये पार्टनरशिप की है। नास्कॉम ने गूगल के साथ ये पार्टनरशिप की है, ये पॉइंट भी आपके लिए रेलिवेंट रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान को अपने मेंबर के रूप में यहाँ पर एडमिट कर लिया है। ठीक है, कहा गया है SCO ने ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में अपने यहाँ स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी इसी के साथ साथ एक और काम हुआ है, और वो क्या है कि बेलारूस ने भी अपना यहाँ पर जो है इंटरेस्ट जगाया है कि उन्हें भी इसकी सदस्यता, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता
चाहिए है, यानी कि ईरान तो अब ऑफिशियली यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है एससीओ में, पर साथ ही साथ आपकी जो सदस्यता है ना, जो सदस्यता है अब वो किसके पास चली, बेलारूस ने भी इसके लिए कहा है, अप्लाई किया है। अब ये आगे फाइनल होगा कि इनको आगे रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, राइट। अभी तो फिलहाल इन्होंने सिर्फ अप्लाई किया। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन ईरान के 9वें सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुआ। ऑफ कोर्स आपको पता है और ऑलरेडी 8 सदस्य होते हैं, और कहा गया है कि यहाँ पर बेलारूस ने कहा है कि अब हम आगे इसकी मेंबरशिप लेना चाहेंगे। इसके सेक्रेटरी जनरल होते हैं ज़ैंग मिंग, जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। अब ये पहली बार हो रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ है। क्यों? क्योंकि 2017 में भारत और पाकिस्तान, सॉरी पहली बार नहीं है, यानी कि 2017 में भारत और पाकिस्तान के एडमिट होने के बाद एससीओ में पहली बार फिर से एससीओ का एक्सटेंशन हो रहा है, और ईरान इसमें ऐड ऑन हुआ है। अब ये जो ईरान का एडमिशन हुआ, यानी कि जो ईरान को ऐड ऑन किया गया है, ये दुशांबे समिट रही थी पिछली साल, जिसमें ईरान का अप्लाई किया गया था, और अब ये फाइनल हो गया है, और बेलारूस ने अपनी एप्लीकेशन ऑफ कोर्स यहाँ सबमिट कर दी है। अगर आप बात कहो कि इस बार की कहाँ पर इसकी मीटिंग रहेगी एससीओ की, तो भैया 15 से 16 सितंबर को आपकी इसकी मीटिंग उज़्बेकिस्तान में देखने को मिलेगी, जहाँ पर आगे और डिस्कशंस होंगे, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी बात होती है कि इसका हेडक्वार्टर कभी भी शंघाई में नहीं होता है। कहाँ होता है? बीजिंग में होता है। कहाँ होता है? बीजिंग में होता है। और यहाँ पर आपके बेसिकली कहा जाए तो 2001 में इसकी फॉर्मेशन भी कर दी गई थी, क्लियर है। और यहाँ पर बेसिकली अगर आपसे बात की जाए तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अब ईरान भी इसके मेंबर्स रहेंगे। हमारे यहाँ से चाइनीज़ और रशियन यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ज़ैंग मिंग इनके हेड होते हैं। अब हमारे यहाँ से 8 वंडर्स में, एक्चुअली एससीओ के पहले 8 मेंबर्स होते थे, तो इन्होंने कहा कि हम हर जगह से 8 यहाँ से अजूबे लेंगे, और 8 वंडर्स जो हैं एससीओ के, किसके? एससीओ के। इसमें से कौन इंक्लूड हुआ है? तो इसमें से हमारे यहाँ से यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, जो होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या होता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी होता है। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया वाला, इसको इसमें के अंतर्गत लाया गया, क्लियर है। आगे बात की जाए तो लेटेस्ट में यहाँ पर जुल-जनाह नाम की सैटेलाइट लॉन्च की गई है। क्या नाम है? जुल-जनाह नाम की सैटेलाइट लॉन्च की गई है। और ये सैटेलाइट कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ लॉन्च किए, है ना? तो पूछा जा रहा है जुल-जनाह के बारे में। ये आपकी सैटेलाइट है, और ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली कौन सा देश है जिसने लॉन्च किया है इसको? पाकिस्तान, इराक, ईरान, या फिर आपका ये होता है क्या? पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, या फिर ये आपका यहाँ पर क्या होता है आंसर, ये आपको बताते हुए चलना है, सऊदी अरेबिया। तो अगर आपसे बात की जाए, अभी लेटेस्ट में एक नूरी सैटेलाइट आई थी, राइट, नूरी सैटेलाइट आई थी। वो सैटेलाइट कौन लाया था? तो जब हम नूरी सैटेलाइट की बात करते हैं तो वो आपका साउथ कोरिया लाया था। और जब हम जुल-जनाह की बात करते हैं तो ये ईरानियन सैटेलाइट है। कौन सी है? ईरानियन सैटेलाइट है, जो यहाँ पर आपकी लेटेस्ट में लॉन्च कर दी गई है ना। यहाँ पर ईरानियन सैटेलाइट है जो आपकी लेटेस्ट में लॉन्च कर दी गई है। और जब आपसे कहा जाए होम ग्रोन सैटेलाइट है जिसका नाम होता है नूरी, तो वो कहाँ की सैटेलाइट होती है? वो आपकी साउथ कोरिया की होम ग्रोन सैटेलाइट होती है, क्लियर है। आगे बढ़ें और नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आपका कि पद्म ब्रिज। ये एक ब्रिज है जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? पद्म ब्रिज। ये हाल ही में आपका न्यूज़ में था। और किस देश में इसको लॉन्च किया गया है? कोई इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो भैया ये इस देश का सबसे बड़ा ब्रिज होगा, और ये आपका बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? बांग्लादेश में इसको बनाया जा रहा है पद्म ब्रिज को, जो आपका यहाँ का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। और यहाँ की जो आपकी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, वो इसको इनॉग्रेट भी यहाँ पर करने वाली थी। और ये जून में हमने इसके बारे में पढ़ा था। और ये आपका बांग्लादेश में आपको देखने को मिलता है, क्लियर है। आगे बात करते हैं तो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस रही थी 2022 की, हाल ही में। क्या रही थी? यूएन की आपकी ओशियन कॉन्फ्रेंस रही थी 2022 की। और कौन सा देश है जहां पर ये कॉन्फ्रेंस रही थी, यानी कि वेन्यू कहाँ था जहां पर ये कॉन्फ्रेंस रही थी? हमारे यहाँ से कौन से मंत्री थे जो इसमें देखने को मिले? तो सबसे पहले लिस्बन में ये आपकी रही थी, लिस्बन में आपकी ये रही थी। और बेसिकली बात की जाए पोर्तुगल, लिस्बन में रही थी। और हमारे यहाँ से जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो आपके जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है। कौन है? जितेंद्र सिंह जी हैं, जो आपके यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है।
क्लियर है। और यहाँ की जो थीम रही थी, स्टेटमेंट रहता है, वो था आवर ओशियन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। आवर ओशियन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन यहाँ पर आपका रहा था। ठीक है, एक और सैटेलाइट की बात की जा रही है, येगॉन 35। येगॉन 35 ये कहाँ की सैटेलाइट है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो 3 यहाँ पर येगॉन 35 रिमोट सैटेलाइट का बैच आया है, जिसको इस देश ने लॉन्च किया है, और ये देश आपका नन अदर देन चीन होता है। चीन के शियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, जहाँ से इसको लॉन्च भी लेटेस्ट में किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अनवील किया है, यानी कि नौसेना में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया है। स्प्रिंट चैलेंज क्या होता है? जैसे आपको पता है कि आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं ना, आत्मनिर्भरता की ओर या आत्मनिर्भर भारत हमारे यहाँ का टारगेट है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है आपका कौन है वो जो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, तो ये आपके मोदी जी जिन्होंने स्प्रिंट चैलेंज करके कुछ लॉन्च किया है। क्या है ये, इसके बारे में देखते हुए चलते हैं। तो भाई कहा गया है कि भारत नौसेना में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इंडियन नेवी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर बेसिकली एक स्वदेशी, यहाँ पर क्या था, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी हुई थी, है ना। क्या हुई थी? नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ की एक तरीके की संगोष्ठी हुई थी, एक सेमिनार हुआ था, और जिस सेमिनार का नाम था आपका स्वावलंबन। क्या नाम था सेमिनार का? स्वावलंबन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्वावलंबन को किसने इनॉग्रेट किया? तो यहाँ पर मोदी जी ने इसको एड्रेस किया था, यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया था, या इसमें इन्होंने कुछ बातें कही थी, और नेवी से रिलेटेड इन्होंने कुछ बातें कही। ये पूरा इवेंट आपका डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर जो है नई दिल्ली में रहा था। अब इसके अंतर्गत मोदी जी ने क्या अनवील किया? स्प्रिंट चैलेंज। क्या लाए? स्प्रिंट चैलेंज। और कहा गया इस स्प्रिंट चैलेंज से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जा सकता है कि कौन सी डिफेंस विंग में ये जो है आपके आधुनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी, तो वह है इंडियन नेवी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडियन नेवी में आधुनिकता को बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। कहा गया है कि 75 नई आपकी हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, और इसको इंडियन नेवी में यानी कि भारतीय नौसेना में अगले साल तक हमें लाना भी है। और जो दूसरा दिन इस सेमिनार का रहेगा, ये आपकी इंडियन ओशन रीजन के बारे में भी बात करेगा, और ये बात करेगा आपकी सागर के बारे में। सागर हमारे यहाँ का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर और इन द रीजन, सरकार का एक मिशन है सागर विजन, मिशन नहीं बेसिकली एक विजन है, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की बात की गई है। और इसके सेकेंड डे में इस सेमिनार के इसी के बारे में बात की जाएगी, और पहले दिन स्प्रिंट चैलेंजेस की बात की गई है। अब हम अगर डिफेंस की ओर आते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डिफेंस के क्षेत्र में आपका एक्सपोर्ट कितना होगा। पहली बार 13,000 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने मार्क टच किया है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और क्या न्यूज़ आ रही है। तो सबसे पहले मोदी जी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का यहाँ पर अनावरण किया। क्या था ये? डिजिटल इंडिया वीक, डिजिटल इंडिया वीक 2022 का अनावरण किया। और बेसिकली अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ये जो है इसकी थीम क्या रही थी और कहाँ इसका अनावरण किया, दो चीज़, पहले तो इसको वेन्यू क्या रहा था और थीम क्या रही थी। तो भैया वेन्यू इसका रहा था गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर आपका अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी कहलाता है, तो गांधीनगर गुजरात इसका वेन्यू रहा था। और इसकी जो थीम रही थी वो थी कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड। क्या थीम रही थी? थीम्स जब ऐसी छोटी छोटी होती हैं तो यहाँ पर ये एग्जाम में आने की संभावना होती है, तो थीम्स इंग्लिश में ही याद रखें तो बेटर है। न्यू इंडिया के टेकोड को उत्प्रेरित करना, या कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, ये इसकी थीम रही थी। इसके अंतर्गत इन्होंने डिजिटल इंडिया भाषिनी को भी लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? डिजिटल इंडिया भाषिनी को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, ये बात भी याद रखनी है। और इन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म होता है एक डिजिटल इंडिया जेनेसिस। क्या होता है? डिजिटल इंडिया जेनेसिस होता है, जिसको भी इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। इसका नाम क्या होता है? डिजिटल इंडिया जेनेसिस नाम होता है, जिसको भी यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया। राइट, ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट बनते हैं। थीम, वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लाए? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
30 फीट की अलूरी सीतारमन राजू जी की यहाँ पर एक ब्रॉन्ज की स्टैचू, कांस्य का स्टैचू लाए थे। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टैचू है सीतारमन राजू जी का, ये एक है कौन पहले तो ये आपके फ्रीडम फाइटर हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं। कहाँ से आते हैं ये? आंध्र प्रदेश से होते हैं। और इनकी जो है क्या थी, 125वीं वर्षगांठ थी। क्या थी? 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, या जिसको आप कह सकते हो 125वीं वर्षगांठ थी, जिसके लिए यहाँ पर ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट होता है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर इनका 30 फीट लंबा यहाँ पर ब्रॉन्ज का स्टैचू लाया गया। 30 फीट कांस्य प्रतिमा इनकी यहाँ पर लॉन्च की गई मोदी जी ने। और ऑफकोर्स 75 साल पूरे हुए हैं आज़ादी के, इसी के अंतर्गत ये सब काम आपके देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो इन्होंने जो है यहाँ पर इनको 1924 में ब्रिटिशर ने कैप्चर भी कर लिया था, और इन्हीं के 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर ये काम मोदी जी ने किया है। क्लियर है? यहाँ पर आपको अगर बात की जाए तेलंगाना में, तो तेलंगाना में टी हब लॉन्च हुआ है। प्लस तेलंगाना में पोंचपल्ली गांव है, जो आपका विश्व जो आपका पर्यटन संगठन है, इन्होंने कहा है कि इसके हिसाब से बेस्ट विलेज आपका तेलंगाना में देखने को मिलता है। तमिलनाडु भैया ब्रेकफास्ट मिड डे मील तो आप सबने सुना होगा, ब्रेकफास्ट मील जैसा कॉन्सेप्ट तमिलनाडु सरकार लेके आ रही है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मोदी जी ने अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? अक्षय पात्र मिड डे मील किचन लॉन्च किया है। और ये इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? वाराणसी हो गया, यहाँ पर लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, या आगरा हो गया। तो भाई याद रखना, अभी मोदी जी वाराणसी में गए थे और जहाँ पर ऐसा कुछ इन्होंने लॉन्च किया। राइट, वाराणसी गए थे जहाँ पर इसको लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, लखनऊ में हमने कहा मैंगो महोत्सव है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्चरल आपका एक सेंटर भी लॉन्च किया था जब गोविंद जी यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले हमारे यहाँ आए थे। क्लियर है? और यहाँ पर वाराणसी से बात करी जाए तो यहाँ पे ही ये अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन भी लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपने पढ़ा है, जिसके बारे में कल मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया था। कितना लंबा एक्सप्रेसवे, कहाँ से कहाँ तक का स्ट्रेच है ये एक्सप्रेसवे, कहाँ से आपकी अभी इसका अनावरण हुआ है? तो जलौन डिस्ट्रिक्ट होता है आपका उत्तर प्रदेश का, जहाँ से इसका अनावरण हुआ है। प्लस अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे तो आपका 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो आपका देखने को मिलता है। और ये भी मैंने कहा था कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है, सब बताया था। और इसका अनावरण आपका शाहजहाँपुर, कहाँ से? शाहजहाँपुर से इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया, इसका अनावरण किया गया। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवेज काफ़ी जोरों शोरों से न्यूज़ में चल रहे हैं। चाहे वो हमारे यहाँ 13 एक्सप्रेसवे अभी आए हैं, इस बारे में भी बात की जाए तो इस वजह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यूपी की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट उठ के आएंगे। प्लस हम लोगों ने अभी एक आपका संभव पोर्टल भी लॉन्च किया है ना। अगर आपसे पूछा जाए संभव प्रोग्राम तो वो MSME मंत्रालय का होता है। और जब हम बात करें संभव पोर्टल, जहाँ पर कहा गया है जो जिनको कोई भी सरकार से शिकायत है वो अपनी शिकायतें यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और ये पोर्टल भी आपकी यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। जब हम संभव पोर्टल, भूलना मत, संभव पोर्टल यूपी सरकार का है। और जब संभव कार्यक्रम, संभव प्रोग्राम की बात करें तो वो MSME मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या कहा जा रहा है? अगला कहा जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे की नींव कहाँ से रखी गई? ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसको शाहजहाँपुर से लाया गया। मेरठ की बात करें तो भैया 1857 का जो क्रांति थी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, यही मेरठ से हुई थी। और अगर आपने बेगम हजरत महल का नाम सुना तो लखनऊ और आपका अवध से इन्होंने लीड किया था 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, 1857 का की क्रांति जो होती है, रिवोल्ट कही जाती है, जिसको आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी के नाम से भी जानते हो, वो मेरठ से शुरुआत हुई थी। और लखनऊ से लीड किया था और अवध से लीड किया था हजरत महल जी ने। ठीक है, सोनभद्र की बात करें तो भैया यहाँ ग्रीनरी बहुत सारी होती है, जिसलिए इसको आप स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कभी कभी संबोधित करते हो। आगे बढ़ते हैं और कहा जा रहा है नेक्स्ट कि गिरिराज सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है आपके यहाँ पर राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन का उद्घाटन किया है। गिरिराज सिंह जी भाई कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं अभी बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो भाई कहा जा रहा है
कि यहाँ पर जैसे कि सतत विकास की ओर हम ध्यान दे रहे हैं, तो सतत विकास वर्षा सिंचित उपघटित भूमि के सतत विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए भूमि संसाधन विभाग ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित किया गया। जो लैंड रिसोर्सेज या फिर जो आपकी भूमि से संसाधन की बात की जा रही है, उनके क्षेत्र में सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ लाया गया। अब यहाँ पर जो इसका उद्घाटन सेशन रहा था, इनॉग्रेल सेशन रहा था, उद्घाटन सत्र रहा था, यहाँ पर कौन रहते, कितने इनॉग्रेट किया, तो भैया ये आपके केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। क्या नाम है इनका? गिरिराज सिंह जी। क्या क्या कौन सा मंत्रालय रट के जाना, तो ये आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, जिन्होंने इसका पूरा का पूरा कह सकते हैं इवेंट का उद्घाटन किया था। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सम्मेलन मुख्य 3 विषयों की ओर केंद्रित था। क्या क्या विषय थे? एक तो प्रोडक्शन सिस्टम, एक तो कहा गया था कि क्या प्रोडक्शन सिस्टम है, क्या उत्पादन प्रणाली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी उत्पादन प्रणाली रहेगी तो बेटर लैंड रिसोर्सेज हम लोग आगे ला सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने बात की थी सबसे पहले, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण और बागवानी के बारे में कहा गया था कि भैया जो आपका उत्पादन प्रणाली है इसी के अंतर्गत आपका वृक्षारोपण और बागवानी की बात की गई थी। फिर हम यहाँ पर बात की गई थी स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट, स्प्रिंग शेड विकास की बात की गई थी, और वाटर शेड परियोजना के बारे में ऑफ कोर्स यहाँ पर बात की गई थी। अमृत सरोवर के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बात की। इस ओकेजन में यहाँ पर मंत्री जी ने ई बुक भी यहाँ पर लॉन्च की थी, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज की अचीवमेंट जिसमें की दी गई हुई है। इससे रिलेटेड एक ई बुक थी जिसको भी लॉन्च किया गया है। और बेसिकली यहाँ पर बात की जाए तो ये सारी कुछ बातें थी जो यहाँ पर की गई। क्लियर है? तो अगर आपसे बात की जाए, हमने पढ़ा यहाँ पर आपका गिरिराज सिंह के बारे में। अब इनके बारे में मंत्रालय तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मंत्रालय तो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ से निर्वाचित हैं, कहाँ से निर्वाचित हैं, तो भैया बेगूसराय बिहार। कहाँ से? बेगूसराय बिहार से इनका निर्वाचन क्षेत्र आता है। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र आता है। अब अगर हम कहें कि और कौन कौन से मंत्रालय ने क्या क्या काम किए हैं, थोड़ा उस पर भी नज़र डाल लेते कि कौन कौन से मंत्रालय ने और क्या क्या काम किए। तो हाल ही में अगर हम लोग बात करते हैं तो ई नाम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर साथ ही साथ आपका पहली बार ई वेस्ट इको पार्क भी आ रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो याद रख लेना, ई वेस्ट इको पार्क भी आ रहा है। और ये कहाँ पर आ रहा है? ये पहली बार कहाँ पर आ रहा है भैया? दिल्ली में इसको लाया जा रहा है। कहाँ लाया जा रहा है? दिल्ली में इसको लाया जा रहा है। ये बात याद रखना, ये इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका यहाँ पर ये बेसिकली बात करी जा रही है कि आपका हर घर तिरंगा करके भी हमारी भारत सरकार ने कुछ लॉन्च किया था। 75वां आपका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, जिसके अंतर्गत एक हर घर तिरंगा नेशन वाइड कैंपेन आई थी, उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। अभी हाल ही में NIFT यानी कि निफ्ट की आपकी एक कह सकते हैं NIFT की निफ्ट की आपकी एक पंचकुला में बेसिकली कहा जा रहा है कि पंचकुला में एक खोला गया है सेंटर, और ये सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? आपके पीयूष गोयल साहब ने इस सेंटर का उद्घाटन किया है। और मोदी जी ने ऑफकोर्स भूलना मत, देवगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की भी नींव रखी थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट उठ के आते हैं। क्लियर है? तो साथ रहेंगे सक्सेस तक, इसी मोटिव के साथ हम जुड़े रहते हैं आपके साथ। भाई सेशन कैसा लगा बताते चलना। आई होप तो सभी को सेशन मज़ेदार लगा होगा। कुछ एक बैचेज हैं जो हमारी तरफ से आपके लिए लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि अगर आपसे किससे कहा जाए तो UPSSC बेसिकली आपका पेट का बैच होता है जो यहाँ से हम आपके यहाँ से लॉन्च हुआ है, जो आपका 15 जुलाई से लॉन्च हुआ है 2199 का, जो आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का बैच है जो 18 जुलाई से आया है 2699 का, जो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कल ही से लॉन्चिंग हुई है इसकी। फिर आपका UP पुलिस कांस्टेबल का 1999 का ये बैच है, ये भी आपका 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। UPSSC पेट 2199 का 15 जुलाई से आपका बैच लाया गया है। तो ये कुछ बैचेज हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लिए लॉन्च किए गए हैं, जिसका ऑफकोर्स आपको बेनिफिट उठाना ही चाहिए। और इसी के साथ सेशन को करते हैं वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। हर हर महादेव।